भारत में इस समय प्रतिदिन कोरोना वायरस के नए मामले कम हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि अगर वायरस के स्वभाव में बदलाव आया तो ये बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आज इस खतरे से आपको जागरूक करने के लिए हमने अस्पताल के अंदर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है। अस्पताल के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता, इसमें कोरोना होने का भी खतरा होता है, लेकिन हमारा मानना है कि आपको जब तक इस खतरे की सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप कैसे इससे निपटने की तैयारी कर पाएंगे। आज हमने इस पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पोस्ट कोविड जो एंटीबॉडीज़ का जो जहर है वो जो फैल के तकलीफ़ करता है, उसमें हार्ट की कमज़ोरी करता है, ब्रेन में प्रॉब्लम कर सकता है, ब्रीदिंग में इशू हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको MIS-C हो रहा है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तीसरी लहर आए उससे पहले बच्चों के लिए तैयारी करनी है। घबराना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है और अवेयर रहना है। बच्चों का इलाज किस तरह से अलग होता है बड़ों के मुकाबले और क्या क्या तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है, आज हम आपको बच्चों के ICU में लेकर चलेंगे, जहां बहुत से बच्चे कोविड के बाद रिकवर भी हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण खिलनानी हैं जो कि पीडियाट्रिक ICU के हेड हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें बड़ों के मुकाबले, जैसे हमने बड़ों में देखा बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर लिए दवाओं को लेकर, ये दे दिया वो दे दिया, क्या बच्चों के केस में भी ऐसा हो पाएगा? हाँ, देखिए, बच्चों में इस वक्त जो पोस्ट कोविड इलनेस है और उसमें क्या रहता है कि एक सिंड्रोम है जिसको मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है, वो जो पोस्ट कोविड जो एंटीबॉडीज़ का जो जहर है वो जो फैल के तकलीफ़ करता है, उसमें हार्ट की कमज़ोरी करता है, ब्रेन में प्रॉब्लम कर सकता है, ब्रीदिंग में इशू हो सकते हैं। तो उस सारी चीज़ों के लिए इस वक्त हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो भी हमारे दिल्ली में हैं जिनके इंटेंसिव केयर वाले, उनसे बात कर रहे हैं। उनमें यही बात हो रही है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको MIS-C हो रहा है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसे यहाँ एक बच्चा है, आप बता रहे हैं इसको भी सेम प्रॉब्लम है, उसी से डील कर रहा है ये। तो अभी हम इस बच्चे के सहारे ही समझना चाहें कि जो मशीन्स लगाई जाती हैं वो बड़ों के मुकाबले कितनी अलग होती हैं, अगर आप लोगों को समझा सकें। देखिए, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में एक तो साइज का फ़र्क है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे अब इनके नॉस्ट्रिल हैं का साइज़ पतला है, तो पतला कैनुला लगेगा जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो जाए, और पल्स ऑक्सीमीटर का प्रोब है, जैसे आप अगर फिंगर पे देखेंगे तो उसके वो प्रोब का साइज़ भी छोटा है। फिर इनके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशंस, वो भी एज के हिसाब से अलग होते हैं। जैसे इसी मॉनिटर के सहारे अगर हम लोगों को समझा सकें कि क्या क्या पैरामीटर्स अभी आ रहे हैं। हाँ, अभी तो इसमें जैसे आप वो देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर है 100/72, लेकिन आप नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर देखेंगे 120/80 होता है। तो बच्चों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये नॉर्मल लिमिट्स में, ठीक है ना। अभी इस वक्त इसको ऑक्सीजन दी जा रही है, सैचुरेशंस हैं, फिर इनका टेम्परेचर देखा जाता है, हार्ट रेट देखा जाता है और ब्रीदिंग रेट देखा जाता है। तो आमतौर पर जब आपको ये लगता है कि ऑक्सीमीटर जो रिजल्ट्स बड़ों के केस में दिखाता है वही बच्चों के केस में दिखाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से बच्चों का हार्ट रेट बड़ों के मुकाबले अलग होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान उन लोगों को भी रखना पड़ता है जो इस तरह के ICU में नर्सिंग केयर दे रहे होते हैं, और माता पिता को भी इस बात के लिए अवेयर करना होता है कि अपने लेवल्स के हिसाब से बच्चों के लेवल्स को ना आके। सर, अगर जैसे हार्ट रेट होता है, इसमें अभी एक हार्ट रेट आ रहा है, उसको अगर हम कहें बड़ों से कंपेयर करके तो वो कितना डिफरेंट होता है? हाँ, तो अब जैसे किसी बड़े एडल्ट में आप हार्ट रेट देखेंगे, नॉर्मली होता है 65 से 80 टाइम्स पर मिनट। अब बच्चों में बहुत इजीली 100, 120, 130 ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स है हार्ट रेट। एक छोटा सा बच्चा है जिसका अभी आप लेवल देख रहे हैं मॉनिटर पर, 130 के आसपास है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ हम इसे मानेंगे? हाँ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है,
लेकिन इसका हार्ट रेट अगर 60 होगा तो हम बहुत वरी करेंगे कि ये बच्चे में इतना हार्ट रेट कम कैसे हो गया। समझ रहे हैं, बड़ों के बनस्पत, और बड़े का हार्ट रेट जो है 60-70, तो जो हेल्थी होते हैं उनका हार्ट रेट यही होता है, ये रेंज है। उधर चलते हैं डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर भी देखते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि कितने हॉस्पिटल होंगे जो इस हिसाब से तैयार होंगे कि बच्चों के इलाज के लिए उसी तरह के इक्विपमेंट्स भी हों, उतने ही ट्रेंड स्टाफ भी हों, और तमाम चीज़ें जो इक्विपमेंट आपने अलग अलग दिखाए उतना हमारे पास देश में आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हो? देखिए, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारा बच्चों की आईसीयू, तो क्लियरली हम सारे देश के सारे बच्चों के लिए तो आईसीयू इस वक्त नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन सभी बच्चे सिक नहीं होते जिनको आईसीयू की ज़रूरत है। लेकिन जिन जिन बच्चों को आईसीयू की ज़रूरत है उस वजह से हमने पूरा सबको अलर्ट कर दिया है कि भाई देखो, ज़्यादा भी हो सकती है ये वाली इलनेस, बहुत सारे मशीनें और बहुत सारा ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे जैसे सिस्टर्स हैं यहाँ पे, वो फुली ट्रेंड हैं इंटेंसिव केयर आपसे में। अगर मैं पूछूं कि बड़े पेशेंट को डील करना है और एक छोटे बच्चे को डील करना, कितना फ़र्क हो जाता है दोनों में? मैम दोनों में फ़र्क है। छोटे पेशेंट्स को देखने के लिए मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हमको, हम वही इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं। कितना फ़र्क होता है कभी बड़ों को डील करना पड़े या बच्चों को डील करना पड़े? मैम जैसे कि वेट का फ़र्क होता है कि हमें जैसे छोटे बच्चों को हम इजीली हम उनको पोजीशन दे सकते हैं, हम इजीली उनको उठा सकते हैं। उनके मेडिकेशंस के फ़र्क होता है कि हमें कितना हमें मेडिकेशन देना है, क्या हमें डोज देनी है, वो सब हमें अलग अलग, दोनों का अलग अलग ही होता है। बच्चों को संभालना इमोशनली भी अलग होता है। मैम इमोशनली तो हर पेशेंट्स का सबका डिफरेंट ही होता है, क्योंकि छोटे बच्चे क्राइंग ज़्यादा करते हैं तो उनको हमें कैसे संभालना है, उनको हमें कैसे पैम्पर करना है। और बड़ों के लिए हमें उनको बात करके उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि आप खाएंगे नहीं तो आपका कैसे होगा, तो हाइजीन मेंटेन करनी, ये सब चीज़ें हमें दोनों में डिफरेंटली हमें करना पड़ता है। कोविड का खतरा सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? असल में कितना खतरा है और कितना पैनिक सिचुएशन है, डरने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, डरने की ज़रूरत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हर बच्चे को आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो घर पे ट्रीट करे जा सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज है बच्चों की, जैसे 100 में से सपोज़ 2 या 3 बच्चे इतने सिक हो सकते हैं जिनको आईसीयू में आना पड़े। तो उसके लिए हमें जो है फैसिलिटीज़ सारी प्रिपेयर्ड रहना है। अब ऐसा हो सकता है कि थर्ड वेव आए ही ना, हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, बच्चों पे वो जो ट्रायल्स भी हो रहे हैं, 2-3 महीने में शायद वो वाली वैक्सीन भी आ जाएगी। तो अगर ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड वेव आए ही ना। पिछले दिनों की अगर बात करूं और अभी की बात करूं तो पिछले दिनों के मुकाबले अभी कुछ पेशेंट का नंबर बच्चों का खासतौर पर कम हुआ है। अभी रिसेंटली थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पोस्ट कोविड इलनेस वाले बच्चों का इलनेस का नंबर अभी बढ़ा है। जो कोविड वार्ड है जो हमारा पूरा का पूरा, उसमें डेफिनेटली कम हुए हैं कोविड की। हाँ, अभी पोस्ट कोविड इलनेस हो रही है, जिसको ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। हाँ जी। कितना मुश्किल है उनका ट्रीटमेंट और कितने बच्चे रिकवर कर जाते हैं? नहीं, देखिए, उसमें भी 95% बच्चे रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को आईसीयू में, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, लेकिन ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। तो इसके लिए पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि पैनिक नहीं करें, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फ़ौरन आप डॉक्टर से वो कर सकते हैं। और बड़े पेरेंट्स हैं जो कंसर्न है कि अभी हम लेके नहीं आ सकते हैं हॉस्पिटल, तो हम उनको कहते हैं आप उनसे वीडियो कंसल्ट कर लीजिए, तो हम वीडियो कंसल्ट के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल। कोविड अगर किसी बच्चे को हो जाता है जो छोटा है, 5 साल 10 साल की उम्र के अंदर है, तो उनको बहुत सोच समझ कर दवाएं देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको कोई भी दवा दी जा सकती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में ना एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो बिकॉज बच्चों में हर चीज़ बाय बॉडी वेट होती है, मिलीग्राम पर किलो के हिसाब से, ml पर किलो के हिसाब से, तो बच्चों का वेट देखते हुए उनकी जो डोज कैलकुलेशन है और उसको डोज को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो सिस्टर्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, वो सब उस चीज़ को जैसे डिलीवर करते हैं, तो उसमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये बच्चा देखिए MIS से जिसको आप रोज़ सुन रहे हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक सिंड्रोम, उससे लेकिन अब ये एकदम ठीक है। और माता पिता जो हैं वो काफ़ी मेहनत से बच्चे के साथ लगे हुए। आप देखिए, अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जल्दी जी बेहतर है, ये काफ़ी बेहतर है। और डॉक्टर साहब ने जो है, डॉक्टर साहब का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और इन्होंने पूरा इसका ध्यान रखा और ये जल्दी ठीक होकर यहाँ से जाएगा। डॉक्टर साहब ने बोला है कि कल परसों तक बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। नहीं, अब तो ठीक लग रहा है। ठीक हो ना तुम एकदम से थम्स अप?
हम सब कम से कम उसमें तो आना चाहिए। या नाइस, थैंक यू सो मच। NICU नियोनेटोलॉजी इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जो बच्चे नवजात हैं, अभी पैदा हुए हैं, अगर उनको इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है तो किस तरह से सब कुछ बदल जाता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे उन्हें हैंडल किया जाता है और किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको ऐसे ही एक NICU में इस वक्त लेकर चल रहे हैं जहाँ कुछ बच्चे एडमिटेड भी हैं। सबसे पहले हम आपको वही तस्वीर दिखाते हैं कि कितना डिफरेंट होता है एक छोटे से बच्चे को, जिसको उठाते हुए भी एक बार को सोचना पड़ता है, उनको डील करना, उनका ट्रीटमेंट करना और उनका इलाज करना। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर अनिल बत्रा हैं, उनसे समझते हैं। सर, ये जो मशीन्स हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके की मशीन्स हैं और कितना मुश्किल होता है इतने छोटे बच्चे का जो अभी पैदा हुआ है उसकी हैंडलिंग करना। ठीक है, हमारे यहाँ पे टोटल 25 to 30 बेड्स का NICU है, जहाँ पे हम बहुत सी प्रीमेच्योर बेबी से लेके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस तक मैनेज करते हैं। इतने छोटे बच्चों की केयर करना एक एंटायरली डिफरेंट साइंस है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड नर्सिंग स्टाफ होता है जो कि इन बच्चों की केयर करने में एक्सपर्ट होता है। इन बच्चों को स्पेशल मशीनों में रखा जाता है जिसके नीचे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये जो अभी हम मशीन्स देख रहे हैं ये उसी तरह से सारे पैरामीटर्स देखती हैं जैसे बड़ों के केस में होता है, या ये कुछ अलग होता है? बच्चों के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है। छोटे बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनका बॉडी की हैंडलिंग में। तो इन बच्चों का टेम्परेचर मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी कुछ पैरामीटर्स छोटे बच्चों में और बड़ों में सेम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल्स, हार्ट बीट, लेकिन हर छोटे बच्चे के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट पैरामीटर्स। प्लस जो बच्चे बहुत ही प्रीमेच्योर होते हैं उनके लिए अलग से मशीन्स होते हैं जिनको हम इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। जैसे ये है, ये इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर है, इसके अंदर जिन बच्चों का वजन 1 किलो से कम होता है उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर का फ़ायदा यह है कि इसके अंदर से हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी बॉडी से वाटर लूज़ करते हैं। तो अगर इसके अंदर हम 80-100% तक ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं ताकि बच्चों का वाटर लॉस ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं एक इंक्यूबेटर है और उसमें एक छोटा सा बेबी भी इस वक्त है जिसका कि इलाज चल रहा है। अलग अलग जगह पर आपको इंक्यूबेटर्स में भी और ये जो छोटे छोटे से क्यूबिकल्स हैं इसमें बच्चे दिख जाएंगे। अभी तक न्यूबॉर्न के केसेस में आपने कोविड के कितने मामले देखे हैं और वो किस तरह के रहे हैं? टचवुड हमारे हॉस्पिटल के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर कोविड के केसेस आए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे स्टेबल थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिकनेस का लेवल नहीं था। तो उन सब बच्चों को रूम के अंदर ही मैनेज करना पॉसिबल था। उन बच्चों को ICU में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी पड़ी है। एक आखिरी सवाल जो बहुत ही लेमैन सवाल है जो मेरे मन में आया कि छोटा बच्चा जो पैदा हुआ वो तो कुछ बता भी नहीं सकता, उसके शायद कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी समझ ना आए कि इरिटेबल है या कुछ है, तो कैसे पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ मशीन्स के भरोसे रहना पड़ता है या क्लिनिकल डायग्नोसिस भी इम्पॉर्टेंट होता है? इतने छोटे बच्चों के अंदर एक्सपीरियंस काम आता है, तभी हम लोगों की ट्रेनिंग 3 to 4 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हम इतने छोटे बच्चों को इलाज करते हैं और विद एक्सपीरियंस पता लगा पाते हैं कि किस बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है। प्लस मशीन्स डेफिनेटली हेल्प अस, लेकिन सिर्फ मशीन्स के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस और बच्चे के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इन सबको कोरिलेट करके हम किसी डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं ताकि हम बच्चे का इलाज अच्छी तरह कर पाएँ। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ तो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं, नर्सेज भी हैं जिनको पता है कि छोटे बच्चे से कैसे डील करना है। लेकिन जिस तीसरी लहर के ख़तरे की बात की जा रही है, अगर मैं ओवरऑल आपसे ये पूछूं तो हमारा देश रूरल एरियाज़ मिलाकर भी और छोटे शहर को मिलाकर भी कितना तैयार है कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो हम उसके लिए इक्विप्ड होंगे? हमारे हिसाब से हम सबसे पहले तो ये प्रार्थना करेंगे तीसरी लहर ना आए, और आती है तो अभी तक हमें लगा है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं हुई है, खासतौर से छोटे बच्चों में। जो बच्चे एडोलेसेंस एज ग्रुप के हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत हमें सिम्टम्स देखने को मिले हैं। और रही बात तैयारी की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स सब पिचिंग करेंगे कि हाँ हम उसको हैंडल कर पाएँ। और मुझे लगता है कि पीडियाट्रिशियंस और न्यूरोलॉजिस्ट एज अ टीम हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। तो हम भी उम्मीद यही करेंगे डॉक्टर साहब की तरह कि तीसरी वेव का सामना देश को ना ही करना पड़े। और अच्छी बात यह है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि अभी तक जितने भी न्यूबॉर्न्स में कोविड के केसेस यहाँ देखने को आए उन्हें इस तरह के ICU की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो रूम में वार्ड में ही मैनेज हो गए और रिकवर होकर घर चले गए। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि तीसरी लहर की तैयारी पूरी रखी जाए लेकिन ऐसी मुश्किल की नौबत ना आए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।